देखो ये जो चैप्टर है पोलर प्लॉट, इसमें हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि अभी तक हम लोग कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम का स्टेबिलिटी समझते आ रहे थे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी कौन देता है, CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में पोल बना रहा है, मतलब रूट बना रहा है, तो वो स्टेबल है, ठीक है। तो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़े जो कि पॉलिनोमियल का स्टेबिलिटी बताता है। फिर रूट लोकस पढ़े जिसमें हम क्या था कि OLTF का पोल और जीरो प्लॉट करते हैं और उसी के बीच में CLTF का पोल और जीरो CLTF का पोल्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो पढ़ लिए स्टेबिलिटी। अब आता है पोलर प्लॉट, ठीक है। तो इसमें क्या सीन है कि इसमें तुमको OLTF दिया रहेगा क्वेश्चन में, दैट इज़ OLTF क्या होता है, फॉरवर्ड गेन, जो कि एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग OLTF का न्यूमरेटर के रूट्स को फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ OLTF के डिनोमिनेटर के रूट्स को फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एक्सिस समझ लो कि वो क्या होता है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, इसमें एरो को मत देखना, ठीक है। तुम बस इसको एक लाइन दो लाइन समझ लो, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, इसमें दो लाइन होता है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब ये समझो कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस जो होता है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ही होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है उसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का दो हिस्सा होता है, दैट इज़ एक लैप्लास डोमेन होता है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, ठीक है। लैप्लास को S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका लिखा जाता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है रियल प्लस इमेजनरी, दैट इज़ GH जे ओमेगा प्लस GH जे ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम S डोमेन पढ़ते थे, यहाँ पे तुम्हारा ये जो हिस्सा होता था, दैट इज़ जिसमें J मौजूद नहीं है, ये तुम्हारा हो जाता था मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो कि रियल एक्सिस से प्लॉट होता था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा तुम्हारा रियल एक्सिस होता था, जे ओमेगा तुम्हारा इमेजनरी होता था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसा कोई सेपरेट वर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा एक रियल एक्सिस होता है और इमेजनरी एक्सिस होता है, ठीक है। और इसमें मैग्नीट्यूड और एंगल एक ही साथ प्लॉट किया जाता है, इसीलिए इसका रियल टर्म और इमेजनरी टर्म दोनों सेम ही होते हैं, दैट इज़ GH जे ओमेगा तुम्हारा रियल एक्सिस में होगा, GH जे ओमेगा इमेजनरी एक्सिस में होगा, ठीक है। अब इसको समझो कि प्लॉट करते समय ओमेगा क्या होता है और एंगल क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा नेटवर्क थ्योरी के कॉन्सेप्ट में। नेटवर्क थ्योरी में चैप्टर 6 था तुम्हारा लोकस डायग्राम, ठीक है। और उसमें भी हम लोग यही फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस किए थे। देखो ये है नेटवर्क थ्योरी, ठीक है, चैप्टर 6 लेक्चर 14 देख लो। और ये है तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ पे सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं तो सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। उसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अगर हम लोग नेटवर्क के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, RLC से रिप्रेजेंट करेंगे और कंट्रोल सिस्टम में उसको कंप्लीट एज अ सिस्टम वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसी सिस्टम का स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं और उसी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन पे हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी जानने के लिए। उसी सिस्टम को नेटवर्क थ्योरी में RLC से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसका लोकस डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर में एक वर्ड है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो तुम्हारा इनपुट सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग वैरी करेंगे, मतलब इसका ओमेगा को वैरी करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा को जब वैरी करेंगे तो अब हमें रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे आउटपुट लगा हुआ है, तो आउटपुट के वोल्टेज और करंट में क्या चेंज आएगा, ठीक है, उसी को हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग लोकस डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तुमको पैरामीटर देखना होगा, जैसे तुम फ्रीक्वेंसी में चेंज किए और तुमको करंट में स्टडी करना है, तो सिंपल है, करंट निकाल दो। करंट कैसे निकालोगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल से। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसका एक एंगल होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो अब कायदे से हम लोग को करना क्या रहता है कि इस एक्सप्रेशन में ओमेगा एक बार 0 पुट करते हैं और एक बार इनफाइनाइट पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक लोकस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब समझो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी प्लेन है, ठीक है। इसमें ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजनरी एक्सिस होता है, ठीक है। अब तुम चूंकि करंट का एक्सप्रेशन निकाले हो, मतलब तुम करंट को एनालाइज करना चाहते हो कि सप्लाई का फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट करंट है उसमें क्या चेंज होता है, मतलब उसके एंगल और मैग्नीट्यूड में क्या चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल का मतलब क्या है, एंगल का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी में तुम अगर चेंज किए तो
लोड साइड जो तुम्हें करंट मिल रहा है उसके एंगल में कितना चेंज हुआ, मतलब वो करंट लीड करेगा, लैग करेगा, यही मतलब हुआ एंगल का, ठीक है। और मैग्नीट्यूड मतलब मान लो तुम जो सप्लाई कर रहे हो उसका एक लिमिट होगा कि 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो लोड में वो कितना मिल रहा है, मान लो तुम 10 एम्पियर दिए हो तो लोड में 10 मिल रहा है या 8 एम्पियर मिल रहा है या 12 एम्पियर, वो चीज़ हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उसी को हम लोग इस बिहेवियर से समझते हैं, ठीक है। अब समझो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझा कैसे जाता है, क्योंकि इसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में एक ही टर्म होता है, ठीक है। दैट इज़ रियल एक्सिस पे भी करंट है, इमेजिनरी एक्सिस पे करंट है, ठीक है। और ये जो लोकस डायग्राम है, इसी डायग्राम में मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड है और एंगल भी इंक्लूडेड है, समझ रहे हो। जैसे मान लो तुम कोई कॉम्प्लेक्स एक्सिस एस प्लेन में, जैसे तुम एस प्लेन में अगर देखोगे तो मान लो कोई ये पॉइंट है, नहीं मान लो कोई ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए, मैग्नीट्यूड और एंगल समझने के लिए तुम क्या करते हो कि इसको यहाँ मिला देते हो, तो बोल देते हो कि इस एक्सिस पे जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये एक्सिस हो गया इमेजिनरी टर्म, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड और एंगल ये प्रैक्टिकल चीज़ का कॉन्सेप्ट है, तो वो इस डोमेन में अप्लाई ही नहीं होगा। यहाँ से तुम मैग्नीट्यूड और एंगल नहीं निकाल सकते। हम बस ये बता रहे थे कि कॉम्प्लेक्स में अगर कोई बिंदु है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, तो उसको कैसे समझते हैं, मतलब उसको हम लोग रियल और इमेजिनरी भी प्लॉट कर देते हैं। आप समझ लो पोलर प्लॉट में ये क्या हो गया, ये तुम्हारा पोलर प्लॉट हो गया, ठीक है। तो इससे हम कैसे समझे, इस लोकस में ही सारा कुछ छिपा हुआ है, मतलब जो करंट हम लोग निकाले ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इस करंट का मैग्नीट्यूड और एंगल सारा इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। अब इसमें समझो, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड होता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ओरिजिन में फ्रीक्वेंसी 0 होता है। ये हम तुम्हारे बस फ्रीक्वेंसी प्लेन का मतलब बता रहे हैं, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी प्लेन में ओरिजिन का मतलब होता है 0, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, मतलब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी 0 है। और जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन से दूर जाते जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, किसका, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। और ये जो रूट लोकस है ये तुम्हें आउटपुट का बता रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, कि सप्लाई का फ्रीक्वेंसी जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी का क्या बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। तो अभी लाल वाला को मत देखो, अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन समझो। अब बात आते हैं कि तुम्हारा ये मान लो रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस में ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि सप्लाई का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कैच क्या है कि रियल एक्सिस नहीं, कोई भी तुम ओरिजिन से लाइन ड्रॉ कर दो तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ एंगल फैंगल नहीं देखना है कि ये 45 डिग्री है या ये 60, नहीं, ठीक है। तुमको बस मैग्नीट्यूड कैसे देखा जाता है कि हम लोग ओरिजिन से दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यही चीज़ होता है फ्रीक्वेंसी प्लेन का मतलब, ठीक है। और एंगल कैसे देखते हैं, तो भाई एंगल हम लोग पॉजिटिव एंगल नापा करते हैं, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। अब समझ लो ये लाल वाला क्या है, ये बेसिकली लोकस डायग्राम है, किसका, तो इस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, जिसका मैग्नीट्यूड ऐसे है, एंगल ऐसे है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखो ऐसे निकाले, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि सप्लाई का फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है। देखो इनफाइनाइट का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा कर दिए तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक पंखा है, एक पंखा को 1 एम्पियर करंट चाहिए, ठीक है, चलने के लिए, हम 1 से ज़्यादा 1.5 एम्पियर दे दिए तो 1.5 एम्पियर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, समझे। पढ़ाई में इनफाइनाइट को ऐसे ही लिया जाता है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सिस है, इस एक्सिस में हमने कोई मान लिया कि हमने सप्लाई का फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट रख दिया, ठीक है। तो उस समय जो हमारा रिस्पॉन्स है वो देखो लाल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे है। इसका मतलब क्या कि आउटपुट साइड जो हमें फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, जैसे ये तुम्हारा आरएलसी नेटवर्क है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो लोड को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो भी इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, ये समझ गए। और एंगल अब कैसे समझते हैं, तो एंगल हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पे समझना होगा, ठीक है। जैसे ये बिंदु है, तुम ओरिजिन से देखोगे तो तुम्हें कैसे दिखेगा, ये 0 डिग्री पे दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सप्लाई के फ्रीक्वेंसी पे, सप्लाई का ये फ्रीक्वेंसी होगा तो लोड साइड हमें जो करंट मिलेगा वो पूरा उसी फ्रीक्वेंसी का मिलेगा जो सप्लाई का है, मतलब मैग्नीट्यूड तुम्हें एकदम बराबर मिलेगा, मतलब जितना सोर्स का है उतना मिल जाएगा। और एंगल भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा, मतलब करंट में कोई लीड लैग नहीं होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसका ग्राफ कुछ इस मैनर में बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर तुम सप्लाई का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है, ठीक है। तो सप्लाई का मान लो कोई तुम ये पॉइंट देख लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या है, शुरू से कम
क्योंकि शुरू हुआ था इन्फाइनाइट से, मतलब ये एक्सिस क्या है, ये तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा इससे तो कम ही होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी पे तुम देखो लाल वाला, तो लाल वाला देखोगे तो वो कुछ यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, घटा। क्यों घटा, क्योंकि तुम क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ऐसे लाइन अगर ड्रॉ किए हो तो ऑरिजिन से डिस्टेंस हमें देखना हो, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया, ऑरिजिन से डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इससे ऑरिजिन से डिस्टेंस बना लो, ऐसे बनेगा, ठीक है। और सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसे। तो तुम देखोगे कि मतलब देखोगे कि ये जो लाइन है ये घट गया, किससे घट गया, इस पॉइंट से। इस पॉइंट में इतना बड़ा लाइन था और अभी थोड़ा सा कम हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली सेमी सर्कल बनता है, ठीक ना, ये एग्जैक्टली सेमी सर्कल बनता है। तो लाइन घटा नहीं, जितना लाइन यहाँ था उतना ही लाइन तुम्हारा यहाँ पे भी नहीं, लाइन तुम्हारा घट गया। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ये तो डायमीटर हो गया, तो सर्किल में तुम एक पॉइंट से डायमीटर, मान लो ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर थोड़ी ना होगा, ये तो डायमीटर से छोटा ही लेंथ होगा। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड घटा, किसका, मतलब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा सा डिक्रीज़ किए। क्यों, क्योंकि यहाँ इस एक्सिस में सब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो थोड़ा सा पीछे गया, मतलब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी घटाए, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हुआ, लोड साइड जो करंट का मैग्नीट्यूड आ रहा था वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब इसका एंगल कैसे मेज़र करेंगे, तो एंगल मेज़र करने के लिए सपोज ये पॉइंट हम लोग लिए थे ना, तो इस पॉइंट पे तुम ऑरिजिन से एक लाइन खींच दो, ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट में ये एंगल देखो, ये एंगल क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव मतलब माइनस, मान लो ये तुम्हारा -30 डिग्री हुआ, तो -30 डिग्री, माइनस साइन क्या बताता है, लैगिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर तुम स्टडी करोगे तो करंट लैग करने लगा है। कहने का मतलब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी घटाए तो सप्लाई का मतलब लोड का जो करंट है वो तो उसका मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज़ हुआ ही, उसका फ्रीक्वेंसी भी उसका एंगल भी डिक्रीज़ हो गया, उसका एंगल भी लैगिंग हो गया। मतलब ये आउटपुट करंट का मैग्नीट्यूड घटा और आउटपुट करंट तुम्हारा लैगिंग हो गया। किससे लैगिंग हुआ, ऑब्वियसली वोल्टेज से, क्योंकि वोल्टेज और करंट बस दो ही चीज़ तो है जो पावर बनाता है, ठीक है। तो ऐसे इस लोकस को समझा जाता है, ठीक है, समझ गया। तो ये लोकस डायग्राम को ऐसे समझा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का अलग है, ठीक ना। इसमें तुम ऑरिजिन से कोई भी लाइन खींच दो, फर्क नहीं पड़ता है कितना एंगल, मैग्नीट्यूड मतलब ऑरिजिन से कितना दूर है वही तुम्हारा मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। और इसका बेसिक सा रूल है, ऑरिजिन पे फ्रीक्वेंसी 0 होता है और ऑरिजिन से जैसे जैसे दूर जाते जाते हो फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। कोई भी एंगल ले लो, ऊपर नीचे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस है माइनस है कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ पे रियल में भी सेम रिप्रेजेंटेशन होता है, इमेजनरी में भी सेम वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगल हो गया। तो ये तुम क्या समझे, ये तुम नेटवर्क थ्योरी का पार्ट समझे, जहाँ पे किसी सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आरएलसी सर्किट में, ठीक है। अब आ जाओ तुम कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ जब हम लोग सर्किट किसी सिस्टम को आरएलसी में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सर्किट को रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। दैट इज़ टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन। जैसे ये देखो टी, ओमेगा टी क्या हुआ, सॉरी ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या बताता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन को बताता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में किए हैं, ठीक है। जबकि कंट्रोल सिस्टम में हम उसी सिस्टम को लैप्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क थ्योरी में भी लैप्लास हम लोग स्टडी किए थे, दैट इज़ याद करो चैप्टर 4, दैट इज़ ट्रांजिएंट का, जब 0 + 0 - में कर रहे थे तो हम लोग बहुत छोटी देर के लिए सर्किट को लैप्लास ट्रांसफॉर्म किए थे। तो उसमें कुछ नहीं होता है, L का LS हो जाएगा, C का 1/CS हो जाएगा लैप्लास में, और उसके बाद KVL KCL लगा के वही सब करना होता है, ठीक है। और मतलब वो कुछ नेटवर्क थ्योरी में लैप्लास का उतना इन्वॉल्वमेंट था नहीं, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पूरा लैप्लास में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब ये समझो कि ये लैप्लास, यही वाला चीज़ कैसे हम लैप्लास में किए, ठीक है। तो अब फिर से थोड़ा ये देख लो, यहाँ पे जो करंट हम लोग निकाले थे वो क्या था, करंट एक फ्रैक्शन के फॉर्म में था और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, ठीक है। अब ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसी चीज़ का कंट्रोल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग OLTF लिखते हैं। तो OLTF क्या होता है, OLTF भी तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कैसे कॉम्प्लेक्स, S = j⍵, जानती हो S = j⍵, पुट करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया तो फिर हमारा
ये चालू हो गया कि एक मैग्नीट्यूड निकालो, एक एंगल निकालो, फिर ओमेगा का ये वैल्यू पुट करो और लोकस डायग्राम प्लॉट करो, इसी को पोलर प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ तुम यहाँ करोगे। ये तुम्हारा OLTF का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहाँ पे S नहीं, अब ये S डोमेन का है, तो ये हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज़ ये S डोमेन में हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये चैप्टर फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पोलर प्लॉट फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही होता है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिए। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिए तो ये समझ लो तुम्हारा यही करंट का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये OLTF जो है ये तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद सब कुछ सेम है, मैग्नीट्यूड निकालो, एंगल निकालो और ऐसे प्लॉट कर दो। ठीक है, और उसके बाद आता है पोलर प्लॉट, दैट इज़ वही लोकस डायग्राम जो यहाँ पे हम लोग किए थे। तो ये चूँकि अब ट्रांसफ़र फंक्शन ही ऐसा है, मतलब OLTF ही ऐसा है, बहुत ही सिंपल है, तो इसका लोकस एकदम स्ट्रेट बन गया। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है इस एक्सिस पे। मतलब एक्सिस क्या, मैग्नीट्यूड जानने का तो किसी भी कोई भी ले लो, ओरिजिन पे फ्रीक्वेंसी 0 होता है और इनफाइनाइट। ठीक है, तो वही हम लोग पुट किए, एक बार फ्रीक्वेंसी 0 पुट किए और एक बार इनफाइनाइट की पुट किए और सिस्टम का वैल्यू फाइंड आउट किए। ठीक है, तो अपोजिट आया। इसका मतलब क्या, ओरिजिन पे, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम, दैट इज़ ये समझ लो एक RLC सर्किट है, तो इस RLC सर्किट में जब तुम 0 फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज देते हो तो इसके आउटपुट में एकदम हाई इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है। ठीक है, यही देख लो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी हम 0 दिए हैं, नहीं, इनपुट फ्रीक्वेंसी हम 0 दिए हैं और उस समय सिस्टम का फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है। और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, सप्लाई का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, आउटपुट साइड फ्रीक्वेंसी घटते जा रहा है। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज का इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी दे दोगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब ये इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसी हिसाब से ये तुम्हारा क्या था, अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको पोल बोलेंगे, तो ये पोल का OLTF का पोल हम स्टडी किए। उसी तरह से OLTF का 0 को भी स्टडी करेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा मिला कि इसका तुम्हारा लीनियर, मतलब सही तरह से बिहेव किया कि इनपुट का फ्रीक्वेंसी, अगर सप्लाई इनपुट का फ्रीक्वेंसी अगर तुम 0 देते हो तो आउटपुट का भी फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 0 ही होता है। आउटपुट बोलने का मतलब क्या, ये तुम्हारा सिस्टम, दैट इज़ OLTF का रिस्पॉन्स भी 0 ही होता है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो तो OLTF का फ्रीक्वेंसी राइज करते जाता है। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो ये कंप्लीट समझ गए, दैट इज़ कैसे इस पोलर प्लॉट को पढ़ना है। पोलर प्लॉट तुम्हारा देखो पूरा कंट्रोल सिस्टम S डोमेन में है, लेकिन पोलर प्लॉट हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना, किसका, CLTF या OLTF का। ठीक है, और उसी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की मदद से हम लोग CLTF के स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा CLTF का ही निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो अगर स्टेबल हुआ तो पूरा सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम लोग OLTF का निकालते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को जो निकाले उसको कैसे लिंक करेंगे CLTF के स्टेबिलिटी के साथ, वही इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे, दैट इज़ ये एस प्लेन नहीं है तो इसको कंफ्यूज मत करना कि लेफ्ट साइड में है इसका मतलब स्टेबल होगा, नहीं, ये एस प्लेन नहीं है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी प्लेन है। फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है GH/j। GH क्यों, GH मतलब OLTF, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोग सिर्फ OLTF का ही एनालिसिस करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग OLTF में निकालते हैं। और j क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रियल एक्सिस भी j है, इमेजिनरी एक्सिस भी j है। मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसी लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एरो क्या बताता है, एरो तुम्हारा ये बताता है, एरो तुम्हारा सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि तुम सप्लाई तो बढ़ा रहे हो, इधर बढ़ोगे, ओरिजिन से दूर जाओगे, सप्लाई बढ़ाओगे, लेकिन CLTF मतलब OLTF का जो ये पोल का स्टडी कर रहे हैं तो OLTF का सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस घटते जा रहा है, इसीलिए एरो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा रहे हो और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस घटते जा रहा है, समझे। तो एरो क्या बताता है, एरो तुम्हारा OLTF का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को बताता है। ठीक है, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये तुम्हें OLTF दिया हुआ है, तो अब इसको फिर से समझ लो। ये तुम्हारा यही फॉर्म है, दैट इज़ यहाँ पे करंट निकालते थे तो करंट का एक फॉर्म है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें S = j ओमेगा पुट करोगे
तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे और एंगल निकालोगे, फिर वही सप्लाई फ्रीक्वेंसी एक बार 0 पुट करोगे, एक बार इन्फाइनाइट पुट करोगे, तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसका तुम्हें एक्सप्रेशन मतलब रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। और इसी रिस्पांस को फिर प्लॉट कर दोगे, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे वही रूल आता है, इसमें एक चीज़ होता है कि ये नीचे ही क्यों गया, तो भाई नीचे जाने के लिए तुम क्या करो, तुमको उसमें नेटवर्क थ्योरी में हम लोग क्या ट्रिक देखे थे, नेटवर्क थ्योरी में हम लोग ये ट्रिक देखे थे, ये ट्रिक देखें कि ये जो एंगल का एक्सप्रेशन है इसमें ओमेगा है, तुमको ये देखना है कि 45 कैसे होगा, ठीक है। ये एंगल को 45 दैट इज tan इनवर्स 1 क्या होता है 45, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन फ्रैक्शन को 1 बनाना होता है, ठीक है। तो ओमेगा अगर R/L पुट कर दोगे तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा और 1 होने से 45। अब 45 होगा तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि प्लस 45 तो इधर होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ सर्किल बनेगा, ठीक है। तो वही कुछ तुम्हें यहाँ पे भी करना है, तुम्हें इसका एंगल का एक्सप्रेशन देखना है और इसको तुमको देखना है कि ओमेगा ये जो ब्रैकेट में है इसको हम 1 कैसे बनाएं। अगर तुम इसको 1 बना दिए तो 45 मिल जाएगा, तो वही चीज़ करते हैं, दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करने से क्या होगा माइनस tan इनवर्स 1 दैट इज़ -45, मतलब तुम्हें पता चल गया कि ये माइनस बनेगा, -45 नीचे होता है, मतलब ये नीचे की तरफ लूप बनाएगा, ठीक ना। तो देखो नीचे की तरफ उसी की तरह ये रूट लोकस, तो इसका क्वेश्चन क्या है, ये अगेन तुम्हारा वही करंट का एक्सप्रेशन है। इमेजिन कर लो कि करंट रिस्पांस तुम निकाल रहे हो कोई भी सिस्टम का, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, S इज इक्वल टू J ओमेगा, तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। अब कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा। अब सप्लाई का फ्रीक्वेंसी एक बार 0 पुट करो इसमें तो तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, एंगल में पुट करोगे तो एंगल मिल जाएगा, और उसके बाद तुम्हें ये पता करना है कि ये ऐसे क्यों बना। तो बेसिकली इसमें तुम्हें ओमेगा का कुछ और वैल्यू पुट करना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये नीचे ही क्यों गया, समझे। जैसे यहाँ पे देखो ओमेगा, तुम सप्लाई फ्रीक्वेंसी का ओमेगा 0 इन्फाइनाइट पुट कर दिए, इसके बीच में तुम जितना भी वैल्यू प्लॉट करोगे ना उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनते जाएगा। तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू पुट कर दो ये एक्सप्रेशन को देखे कि ये 1 कैसे होगा, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये माइनस एंगल आया तो ये नीचे जाएगा, फिर इधर से कुछ एंगल आएगा तो पता चलेगा अच्छा इसके इधर और इधर जाएगा, ठीक है।